हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू कोर्स ऑफ एफडीडी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो भैया नाम से बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन सही बताऊं काफी इजी कॉन्सेप्ट है, काफी इजी चीज है। जब मैं बताऊंगा आपको तो काफी आसान लगने लगेंगी चीजें, लेकिन वो है ना नाम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन चीजें बड़ी आसान है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से चीजों को सुनोगे तो। वो देखा है ना आपने वेलकम मूवी, उसके अंदर वो देखा है पेड़ काटने के लिए आता है, वो कहता है भैया मैं दिखने में बड़ा खतरनाक हूँ, वैसे मैं आदमी बड़ा शरीफ हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पर है भैया, दिखने में नाम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस लेकिन आदमी बड़ा शरीफ हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस समझने से पहले, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जाने से पहले है क्या ये चीज, पहले हम ड्यू डिलिजेंस को पकड़ते हैं। तू इधर आ पहले। अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे हिंदी के अंदर, तो भैया क्या है इसका मतलब। हिंदी में इसका मतलब है भैया ठीक से जांच पड़ताल करना, यानी कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना। मतलब कोई भी चीज आप जब खरीद रहे हो तो क्या करते हो, आप जांच पड़ताल करते हो, तो वही ड्यू डिलिजेंस होता है। मतलब अगर आप कुछ भी चीज खरीदने गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखोगे ना भैया ठीक चीज है या नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे ना कि अगर कोई भी कपड़ा भी खरीद रहे हो तो भाई ये कपड़ा अगर 1000 रुपए का वो बोल रहा है तो 1000 रुपए का एक्चुअल में क्या उतना है, मतलब उसके अंदर कपड़ा है या नहीं है उस क्वालिटी का, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं धागा वागा कहीं बाहर से निकल रहा है। तो जो भी चीजें होती है, मतलब क्या आपके साइज का है भी या नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर लगेगा भी सही या नहीं लगेगा सही। तो जिस पर्पस के लिए आप खरीद रहे हो वो कपड़ा, उस पर्पस के लिए है भी, या शादी के लिए खरीद रहे हो शादी के लिए है भी या नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें इवेल्युएट करके ही तो आप खरीदते हो, तो उसी को बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। घर खरीदने जाते हो उसमें भी तो यही करते हो, प्रॉपर्टी खरीदने गए कि भैया ये जो घर है इसके अंदर हम 5 लोग हैं तो 3 BHK है या नहीं है, ठीक है, 3 BHK मतलब अपने हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। इसके सारे जो टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, वो सब पे हो रखे हैं नहीं हो रखे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई पेंडिंग पड़ा हुआ हो, पानी का बिल कोई पेंडिंग पड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई केसेस चल रहे हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो सब चीजें आप इवेल्युएट करते हो, उसके बाद जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हो। तो वही तो हुआ ड्यू डिलिजेंस। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि जो आप परचेज कर रहे हो क्या वो आपके लायक भी है या नहीं है, ठीक है। जो आप वैल्यू पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट में, क्या उसके अगेंस्ट में वो वैल्यूएबल है भी या नहीं है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जब आप इन्वेस्टमेंट में लेकर आओगे तो एज एन इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर भी ये चीज चेक करता है कि यार जिस कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूं, ठीक है, क्या वो इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं है, ठीक है। जो इन्वेस्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल को इवेल्युएट करता है। जैसे कि भैया फाइनेंशियल एंगल को इवेल्युएट करेगा कि यार जो कस्टमर्स हैं, जो बोल रहा है उतने हैं या कस्टमर से या नहीं है, कस्टमर का ट्रेंड किस तरीके से लग रहा है, ठीक है। जो कस्टमर के जो सेल्स आ रही है कस्टमर से, क्या वो सस्टेनेबल है भी या नहीं है, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर कस्टमर से तो नहीं आ रही, ठीक है। जो एक्सपेंसेस हो रखे हैं वो कंपनी के हिसाब से हो रखे हैं नहीं हो रखे, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है कंपनी ने एक्सपेंसेस हाइड कर रखा हो या बढ़ा के डाल रखा हो। तो वो सब जो चीजें होती है वो इवेल्युएट करता है। अगर वो मर्जर कर रहा है तो वो देखेगा कि भैया क्या जो सिनर्जी है वो मैच हो रही है नहीं हो रही, एक्वायर कर रहा है तो सिनर्जी मैच हो रही है नहीं हो रही। तो ये सब जो चीजें इवेल्युएट करके, ठीक है, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेगा। तो इसी को ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद वो टैक्स के कंप्लायंसेस चेक करता है कि भैया जो टैक्स के कंप्लायंसेस हैं वो ठीक हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं, ठीक है, लीगल कंप्लायंसेस ठीक हो रखे हैं नहीं हो रखे। तो ये सारे वो ड्यू डिलिजेंस करता है, तब जाके वो इन्वेस्ट करता है। अब आते हैं हम हमारे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में। हमारा जो पार्ट रहेगा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में वो रहेगा फाइनेंशियल एंगल को इवेल्युएट करना कि भैया जो कंपनी बोल रही है कि रेवेन्यू इतना है, भैया जो कंपनी बोल रही है प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, एक्सपेंसेस इतने हैं, बैलेंस शीट का साइज ये है, नेट डेब्ट ये है, वर्किंग कैपिटल ये है, क्या एक्चुअल में वो है भी सही या नहीं है, इबिट्टा इतना है, क्या वो एक्चुअल में इबिट्टा है भी या उतना नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंगल को इवेल्युएट करके, ठीक है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करना, उसी को बोलेंगे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल की चीजों को, ठीक है, उसका ड्यू डिलिजेंस मतलब फाइनेंशियल की चीजों को जांच पड़ताल करना, वो हमारा आएगा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर। बाकी और भी ड्यू डिलिजेंस जैसे हमने बोला लीगल टैक्स, ठीक है, वो सब भी एक कंप्लायंस का पार्ट होता है, वो सब भी ड्यू डिलिजेंस का पार्ट होता है। बट हमारा जो फोकस रहेगा एज अ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस टीम, वो हमारा रहेगा फाइनेंशियल एंगल की तरफ। मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या डाउट आ रहा होगा, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया ये तो ऑडिटर करता है ऑलरेडी, अकाउंटेंट जो होता है ये अपने फाइनेंशियल के अंदर बना के देता है ये सब चीजें, ठीक है, कंपनी जो होती है वो MIS में लिख के देती है सब चीजें। तो भैया एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस वाली टीम का क्या काम, ठीक है। ये सब तो ऑलरेडी ऑडिटर भी कर रहा है, ऑडिटर चेक कर रहा है, अकाउंटेंट जो है वो बना के दे रहा है, ठीक है, MIS कंपनी के अंदर बन ही रहा है। तो भैया एक ड्यू डिलिजेंस टीम का काम क्या है, ठीक है, क्या वो ऑडिटर के ऊपर शक करता है कि भैया ऑडिटर गलत कर रहा है। तो भैया अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक जो ऑडिटर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, वो होता है एक अकाउंटिंग एंगल से वो पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है कि यार
अच्छा यार पास्ट के अंदर ये चीजें हुई, तो वो अगर P&L के अंदर देख रहा है तो बोल रहा है 12 महीने, पिछले 12 महीने के अंदर ये चीजें मेरी एग्जिस्ट करती है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है भैया, ओके है, ठीक है, इतना इतना मेरा एक्सपेंस हुआ है पिछले 12 महीने के अंदर, ठीक है भैया, ओके है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी हो जाएगा। अच्छा यार ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है भैया, ओके है। लेकिन जो भैया जो बंदा होता है, एक जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस टीम का बंदा होता है, वो इवेल्युएट करता है फ्रॉम द एंगल कि भैया पैसा डालना है कंपनी के अंदर। ऑब्वियसली जो उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट होगी, जो सर्टिफाइड बाय ऑडिटर होगी, वो ऐसा नहीं होगा उसके ऊपर संदेह करेगा, ऑब्वियसली वो उसको बेस बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया अगर मैं बोल रहा हूं मेरा रेवेन्यू आ रहा है 100 करोड़ का, तो क्या ये 100 करोड़ सस्टेनेबल है भी या नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो भैया? कहना मैं चाह रहा हूं कि 100 करोड़ का रेवेन्यू है, मान लो ये 80% इसमें से एक ही कस्टमर से आ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो 20% जो है वो मान लो बाकी 100 कस्टमर से आ रहा है, टोटल 101 कस्टमर है, एक कस्टमर से 80% आ रहा है। क्या ये कंपनी में रिस्क है या नहीं है? बिल्कुल। लेकिन ऑडिटर को क्या लेना देना? ऑडिटर को क्या है, 100 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, टिक्का ओके, सब कुछ चेक है, बिल चेक करे, सब कुछ सही है, ऑडिटर को क्या लेना देना? ऑडिटर थोड़ी बोलेगा कि कुछ दिक्कत है। भैया ऑडिटर ने रेवेन्यू चेक करा, अपने सारे प्रोसीजर करे, सब कुछ इंश्योर करा, सब कुछ चंगा सी। लेकिन भैया जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस वाला बंदा होगा वो कहेगा यार अगर ये कस्टमर चला गया ना, ये अगर एक ही कस्टमर चला गया यानी कि 80 करोड़ रुपए कंपनी से बाहर चले गए, तो 100 करोड़ जो कंपनी रेवेन्यू बोल रही है, एक्चुअल में 80% तो एक ही कस्टमर से आ रहा है। तो इस चीज का इंपैक्ट लेना होगा, ये एक मेरा रिस्क बन जाएगा फॉर, मतलब जो ड्यू डिलिजेंस टीम होगी और जो इन्वेस्टर होगा उसके लिए। तो ड्यू डिलिजेंस टीम दे विल रिपोर्ट कि भैया ये चीज रिस्क की है, ठीक है। अब मान लो उसमें से आपको 100 करोड़ का रेवेन्यू है, मान लो 50% मेरा रिलेटेड पार्टी से आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से एक सिनेरियो बन गया, रिलेटेड पार्टी से आ रहा है, तो भैया ऐसा तो नहीं है, चीजें आपस में ही घुमाई जा रही है, ठीक है। एक 50% मेरा रेवेन्यू आ गया रिलेटेड पार्टी से, एक्सपेंस में भी 50% कुछ आ गया, ठीक है, रिलेटेड पार्टी से, भैया ऐसा तो नहीं है, आपस में ही चीजें घुमाई जा रही है, ठीक है। तो ऑडिटर जो होगा, ऑडिटर ओके ओके कर देगा, ठीक है, चीजें सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक जो बंदा होगा, एक जो ड्यू डिलिजेंस वाला बंदा होगा, वो क्या बोलेगा कि यार रेवेन्यू इन्फ्लेट करके तो नहीं दिखाया जा रहा भैया कहीं पर, ठीक है, ताकि बिजनेस महंगे रेट पे सेल कर सके। उसी हिसाब से जैसे मान लो कंटीजेंट लायबिलिटी आ रही है कोई, तो एक एफडीडी टीम का बंदा ये वैल्यूएट करेगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी तो आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक्चुअल में डेट है, या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी आ रही है जो करंट लायबिलिटी में डाल दी, एक्चुअल में ये लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। तो उन सब चीजों को इवेल्युएट करेगा वो। कभी आपने अगर इन्वेस्ट करा हो स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल फंडामेंटल देखकर, तो आप क्या करते हो, यही तो चीजें देखते हो आप जब फाइनेंशियल इवेल्युएट करते हो कि भैया कंपनी के अंदर रेवेन्यू किस हिसाब से आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड कैसा है उसका रेवेन्यू का, ठीक है, भैया कितने कस्टमर है उसके पास, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कस्टमर तो नहीं है उसके पास, भैया कंपनी का बैलेंस शीट कैसी है, तो ये सब चीजें तो आप इवेल्युएट करते हो, तो वही आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो गया। लेकिन हाँ, जब आप एज एन इन्वेस्टर, जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप जाते हैं ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, तो वहां पे आपको सब कुछ देना पड़ता है। वहां पे वो बोलेगा यार कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लाके दे, तो लाके देगा, आप नहीं मांग सकते एज ए जनरल इन्वेस्टर के भैया कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दो, तो भैया वो, लेकिन उनके पास राइट होता है, वो मांग सकते हैं कि बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बड़ा पैसा डाल रहे हैं, तो मतलब आप मांग तो आप भी सकते हो, वो बात अलग है, वो देंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, उनके पास बड़ा पैसा डाल रहे हैं तो उनके पास सारा एक्सेस होता है, सब अकाउंट्स का, सब चीजों का एक्सेस होता है उनके पास। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ऑब्वियसली उसको बेस बनाता है, एक जो एफडीडी प्रोफेशनल होता है उसको बेस बना के उसके बाद ही आगे की वर्किंग स्टार्ट करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक एफडीडी प्रोफेशनल है, इट्स अ लिंक इन बिटवीन जो अकाउंटेंट है और जो मेरा इन्वेस्टर है, उसके बीच का जो गैप होता है उसको फुलफिल करता है, क्योंकि अकाउंटेंट अपनी जगह पे सही है, ठीक है, इन्वेस्टर अपनी जगह पे सही है। अब यहां पर उन दोनों को मिलाने के लिए एक एफडीडी प्रोफेशनल आ जाता है जो फाइनेंशियल एंगल को इवैल्यूएट करता है और उसको बताता है भैया इस कंपनी के अंदर ये रिस्क है। अच्छा, एफडीडी जो प्रोफेशनल होता है ऐसा करता क्यों है, ठीक है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल को ही क्यों नहीं उठा लेता? देखो यार क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी सरप्राइज नहीं मिले उस फाइनेंशियल को लेकर, इसलिए ये ड्यू डिलिजेंस होता है, ठीक है, कि भैया मान लो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर का हमने एग्जांपल लिया, अभी हम और भी एग्जांपल लेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, लेकिन उसका जो हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, कस्टमर कंसंट्रेशन का। अब मान लो वो एक कस्टमर चला गया, तो भैया इतना बड़ा फाइनेंशियल सरप्राइज आ जाएगा कि इन्वेस्टर को दिक्कत हो जाएगी, उसको लगेगा यार चीट फील करेगा वो, तो इसलिए वो ड्यू डिलिजेंस करवाता है उस समय पे। जैसे मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, एक SaaS प्लेटफॉर्म था, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्या करते थे, उनके पास सॉफ्टवेयर था, उनके पास काफी सारे कस्टमर्स थे, तो कुछ कस्टमर सर्विस अवेल नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल उनको बिलिंग हो रही थी। अगर उनको स्टिल बिलिंग हो रही थी, क्योंकि क्या है वो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर ये तो है, वो
और कुछ तो है नहीं। अब वो कस्टमर सर्विस ही अवेल नहीं कर रहे, स्टिल अगर उनको बिलिंग हो रही है तो क्या होगा, रेवेन्यू के अंदर बिल्डअप हो गया और डेटर्स के अंदर आ गया। कुछ माल तो डिलीवर हो नहीं रहा, यहाँ पर तो सिर्फ बिलिंग हो रही है। तो बिलिंग हो जा रही है, वो कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा है, और वो साथ में रेवेन्यू में भी दिखा रहे हैं और डेटर्स में भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है एज एन ऑडिटर आप ओके कर दो, ठीक है यार पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट होगा ना, आप उसको जितना मर्जी बना लो, लेकिन वो बोलेगा यार ये रिस्क है, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए रिस्क है कि भैया अगर 100 में से 50 कस्टमर मेरे ऐसे हैं जिनको सिर्फ बिलिंग हो रही है, पैसा ही नहीं आ रहा है, वहां पर जो होगा, जो एफडीडी प्रोफेशनल होगा, वो बोलेगा यार ये चीज रिस्की है। या तो वो क्या करेगा, रेवेन्यू में से हटा देगा उस अमाउंट को, उसके बाद वो नया अपना एक फाइनेंशियल बनाएगा, या फिर वो बोलेगा कि भैया ये चीज रिस्क है और अपनी रिपोर्ट के अंदर, एफडीडी रिपोर्ट के अंदर वो चीज लिख देगा। तो अगर मैं बोलूं ऑडिटर और एक एफडीडी प्रोफेशनल के बीच का फर्क अगर आपको मैं एक लाइन में बताऊं, तो भैया जो ऑडिटर होता है वो पास्ट परफॉर्मेंस को सर्टिफाई करता है ओके है या नहीं है। जो एफडीडी प्रोफेशनल होता है वो फ्यूचर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं आए उस चीज के लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अब एफडीडी का जो प्रोसीजर होता है कहीं लिखा नहीं हुआ कि इस तरीके से आपको चलना होगा, ऐसे चलना होगा। जैसे ऑडिट के अंदर क्या है, आपका एससीएस स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, वो डिफाइन करता है आपको ये चीजें करनी है, लेकिन एफडीडी के लिए ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो वहां पर क्या है, एक इन्वेस्टर जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने हिसाब से कंफर्ट लेगा। अब इन्वेस्टर डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप हो सकता है कि कुछ कंपनी के अंदर कुछ हिस्सेदारी ले रहे हो कि 10% की, 5% की, ठीक है। हो सकता है वो आप इनिशियल स्टेज पे ले रहे हो जब कंपनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जब सीड राउंड जो होता है, प्री सीड राउंड जो बहुत काफी सारे राउंड होता है, अर्ली स्टेज में ले रहे हो, या फिर बाद में सीरीज ए बी सी ये सब चीजें होती है वहां पर आप ले रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आप पूरा का पूरी कंपनी एक्वायर कर रहे हो 100%। हो सकता है आप बोलोगे यार मेरे को 51% चाहिए। हो सकता है आप मर्ज कर रहे हो कंपनी, ठीक है। हो सकता है एक्वायर कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, आप कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हो, तो आप उस समय पे ड्यू डिलिजेंस करोगे। जैसे हमने बात करी भैया, जैसे आप कपड़ा भी खरीदते हो तो भैया आप क्या करते हो, चेक करते हो ना पहले कि वो आपके लायक है भी या नहीं है। उसी हिसाब से आप क्या करोगे भैया, जब इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतना ज्यादा पैसा डाल रहे हो तो क्या आप इंश्योर नहीं करोगे कि यार जो मेरा पैसा जिस जगह पे लग रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो उसी पर्पस के लिए क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर करा जाता है एक इन्वेस्टर के द्वारा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपना कंफर्ट देखता है, चीजों को देखते हैं। जैसे मान लो अर्ली स्टेज के अंदर है तो भैया कंपनी के पास कोई फाइनेंशियल ही नहीं है, तो फाइनेंशियल देख के करेगा क्या, तो वहां पे वो ड्यू डिलिजेंस क्या करेगा, बेसिक ड्यू डिलिजेंस करेगा। जैसे प्रमोटर को देख लिया, ठीक है, प्रमोटर का बैकग्राउंड देख लिया, क्या जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है, कि भैया कुछ कहीं सेल वेल भी करा है या नहीं है, जान है प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है, टाइम कितना है, मार्केट कितनी है, तो वो सब चीजें देखेगा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा और जब इन्वेस्टमेंट दोबारा आएगी तो उस समय तो वो डीप में जाएगा चीजों के अंदर, फाइनेंशियल एंगल देखेगा, टैक्स एंगल देखेगा, लीगल एंगल देखेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है उतने ड्यू डिलिजेंस बढ़ते जाते हैं। मेनली जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है वो मोटा मोटा 3 चीजों के ऊपर फोकस देता है। एक, एडजस्टेड इबिटा क्या है कंपनी का, मतलब आप कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ भी आप ऊपर नीचे देख रहे हो, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सब कुछ भी आप देख रहे हो, अल्टीमेटली वो देखते हैं एडजस्टेड इबिटा क्या है। नेक्स्ट होता है नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कितनी, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो वर्किंग कैपिटल आ रही है क्या वो सही है या नहीं है, पहले तो वही चीज देखेंगे। भैया गलत है, कुछ ऊपर नीचे है, भैया अगर नहीं है वर्किंग कैपिटल ठीक ठाक नहीं है, अगर नेगेटिव आ रही है तो कितने फंड की नीड पड़ेगी। उसके बाद देखा जाता है नेट डेट, यानी कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रही हो और एक्चुअल में वो आनी चाहिए, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई, या कहीं और आप लायबिलिटी में कुछ दिखा रहे हो, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस पेबल हो गए जो बुक ही नहीं कर रखे हैं। तो वो सब चीजों को इवेल्युएट करके उसके बाद उसको नेट डेट में डाला जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जो भी काम करते हो ओवरऑल इन तीनों चीजों के अंदर आके फिट हो जाता है, एडजस्टेड इबिटा, नेट वर्किंग कैपिटल और आपका नेट डेट। इन तीनों के ऊपर फोकस करके 3 चीज निकाली जाती है और उसके ऊपर इवेल्युएट कराया जाता है। कुछ भी चीज, जो भी चीजें इवेल्युएट करी जाती है इसी के अराउंड, इसी को मद्देनजर रखते हुए इवेल्युएट करी जाती है। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करूं ना, एफडीडी का रीजन क्या है, क्यों एफडीडी एग्जिस्ट करता है, भैया सिंपल सी चीज है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है सबसे पहली बात तो अपॉइंट करता है, वो इसलिए अपॉइंट करता है क्योंकि इन्वेस्टर जो अभी करंट नंबर है या पास जो नंबर है उसको बाय नहीं कर रहा, वो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको बाय कर रहा है। फ्यूचर में क्या नंबर होने वाले हैं उसको बाय कर रहा है एक इन्वेस्टर। तभी वो ये चीज देखता है कि जो अर्निंग्स है कितनी स्टेबल है, रेवेन्यू कितना स्टेबल है, कितना कैश एक्चुअल में आ रहा है, क्या क्या रिस्क हिडन है कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर, इन सबको इवेल्युएट करके वो अपना डिसीजन बनाता है। इसलिए वो एफडीडी प्रोफेशनल को हायर करता है, इसलिए एफडीडी की डिमांड है। मॉड्यूल 1 को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। और जैसा आपको पता ही है हमारे जो मॉड्यूल्स रहते हैं सारे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंदर रहते हैं, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम एक इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले एक स्टार्टअप जो फाउंडर है उसने अपना ड्यू डिलिजेंस करवाया था अभी रिसेंटली, ठीक है, उनका हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते जाएंगे अपने स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस होता है। उनसे एक बार इंटरव्यू लेकर ना समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या करवाया, ठीक है, जो हमने बातें करी है
ठीक है, उनका रेलिवेंट समझ लेते हैं वहां चल के। थोड़ा सा आप मतलब जो हमने बातें करी है ना, थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे अपनी स्टोरी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के अंदर। थैंक यू सो मच।